हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो क्लास में हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस विद पीवाईक्यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 100% गारंटी की क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं विदाउट स्किप करते हुए तो आपके 2 नंबर कंफर्म है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ यहाँ पे थ्योरी करवाऊंगा बल्कि पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको इस क्लास को देखने के बाद। अगर 2 क्वेश्चन बने तो आपके 4 नंबर कंफर्म है, पक्के कि इस क्लास को देखने के बाद 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में। तो क्लास को पूरा देखिए विदाउट स्किप करते हुए, बिकॉज ये थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को। मैं बता दूं, इस टॉपिक को स्टूडेंट समझने में प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को समझने में। और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को, इसलिए छोड़ देते हैं। छोड़ने वाली बात नहीं है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर कोई दूसरी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एक क्लास को देखने के बाद ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। और साथ ही मैं आपको पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो आपको ये टॉपिक की एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी, किस तरीके से इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी आप सभी के लिए। तो आप इस क्लास को देखिए, बिकॉज यहाँ पर मैंने उन्हीं पीवाईक्यूज को डाला जहां से जिन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्प करने वाली है। इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो इस क्लास को जरूर देखिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप चैनल भी हमने आप सभी के लिए क्रिएट कर दिया है। इन सभी के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। कोई क्लास का लिंक होता है तो मैं क्लासेस के लिंक शेयर कर देता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। तो गाइज मेक श्योर आप हमें यहाँ पे फॉलो करें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। स्पेशली टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको और कर देता हूं क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले, कि गाइस देखो, मैं आप सभी को टू द पॉइंट पढ़ाता हूं, एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूं। तो अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना चाहते हैं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आप इनरोल कर सकते हैं। अभी दिसंबर के एग्जाम के लिए हमने अभी सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया था, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं वो उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट कंटेंट आपका जो सिलेबस है मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा विद रिवीजन। तो आप चाहें तो 2 मंथ वाले में इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज 6 मंथ 12 मंथ में क्या होगा कि आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी कवर हो जाएगा, प्लस आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा 6 महीने बाद वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो गाइस देखो, ये जो 2 मंथ का स्पेशल क्रैश कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर एग्जाम के लिए है। इसके बाद ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, तो स्पेसिफिकली इसी एग्जाम के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन करें आप, तो 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। तो गाइस देखिए, लॉजिकल इक्विवेलेंस को और डिटेल में समझने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 3 तरह के कन्वर्जन होंगे। एक होता है कन्वर्जन, 3 तरह के कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन। एक होता है आपका ऑब्वर्जन और एक होता है आपका कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन, ये 3 होते हैं, ठीक है। मैं तीनों को ही आपको एक करके समझाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कन्वर्जन रूपांतरण पहला, दूसरा आएगा इसमें आपका ऑब्वर्जन विशेषण, और तीसरा इसमें आएगा आपका कॉन्ट्रापोजिशन विरोधाभास। बस ये 3 ही है। अगर आप इन 3 को समझ लोगे तो लॉजिकल इक्विवेलेंस के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आराम से क्वेश्चन कर लोगे आप, बस इन तीनों को समझना है कि करके। तो चलिए समझते हैं फटाफट से। पहला है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन के केस में क्या होता है, कन्वर्जन के केस में इन कन्वर्जन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर इंटरचेंज्ड। अच्छा, मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को पढ़ रखा है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर आपने पढ़ रखा है तो ही आपको नॉलेज होगी AEIO के बारे में, है ना। तभी आपको नॉलेज होगी। मूड एंड फिगर हो गया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ही आपको AEIO के बारे में अच्छे से पता चल पाता है। तो इन स्टेटमेंट्स का यूज होगा इस टॉपिक में, और इनफैक्ट क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड बनते हैं। तो अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो तभी इस क्लास को देखो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं भी पढ़ा है तो भी देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा एक स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर कन्वर्जन जो है ये क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट
और इंटरचेंज यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में जो होता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट, और जो एंड में होता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एस इज पी, तो यहाँ पे जो एस है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो एंड में आपका पी है वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। समझ में आ गया? इतना तो इजी है, ये तो बेसिक चीज आपको पता ही होगा। तो इनको हमें इंटरचेंज करना होता है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ, इसे हमें इंटरचेंज करना है। तो बस इतना समझ लो, बस एक लाइन समझ लो यहाँ पर जो लिखी हुई है, उसके बाद जो जो भी आगे लिखा हुआ है वो आगे मैं आपको रूल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस इतना ध्यान दो कि हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कन्वर्ट करना है। तो इसका यही रूल है, कन्वर्जन का यही रूल है, एक ही रूल है कि इंटरचेंज करना है हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो आपको पता है कि चार तरह की स्टेटमेंट होती हैं, याद है आपको? क्लासिकल स्क्वायर अपोजिशन हमने क्या पढ़ा था इसमें, याद है आपको? ए ई आई ओ, चार तरह की स्टेटमेंट होती हैं, जिसमें होता है ऑल एस आर पी ए होती है, नो एस आर पी नो एस इज पी ई होती है, सम एस इज आर पी आई होती है, और सम एस आर नॉट पी ओ होती है। मतलब ऑल जो होता है वो ए होता है, नो वाला जो केस होता है वो ई का होता है, सम वाला आई का होता है, सम नॉट वाला जो है केस वो हो जाता है आपका ओ का। तो ये चार तरह की स्टेटमेंट होती हैं, और आपके सामने इस बॉक्स में चार तरह की स्टेटमेंट जो है वो मेंशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए ई आई ओ, ये चार तरह की स्टेटमेंट्स हैं। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है इन स्टेटमेंट्स का, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि सब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ रिप्लेस कर दो, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ दो। तो ऑल का हमने ऑल रहने दिया, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट चला जाएगा प्रेडिकेट की जगह, यानी कि जो पी है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और जो एस स्टार्टिंग में लिखा है वो चला जाएगा एंड में। बस कन्वर्जन हो गया, बस हो गया कन्वर्जन, बस इतना ही करना है, ये हो गया कन्वर्जन। अगला है नो एस इज पी। तो अगेन मैंने जैसे कि बताया कि सब कुछ वैसा का वैसा रहने दो, बस एस को पी की जगह ले जाओ, पी को एस की जगह ले आओ। तो नो का नो रहने दिया हमने, पी जो है एस की जगह आ गया, एस पी की जगह चला गया, कन्वर्जन हो गया। सम एस इज पी, अगेन वही, सम को सम रहने दिया हमने, पी को एस की जगह लिया है, एस को पी की जगह ले गए, तो कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। सम एस इज नॉट पी, तो अगेन सब कुछ वैसे रहने दो, सम को सम की जगह रहने दिया, नॉट को नॉट की जगह रहने दिया, बस एस को हम पी की जगह ले जाएंगे, पी को एस की जगह ले आएंगे ना। तो बस इसको हमने सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ इंटरचेंज कर दिया, बस इतना ही है। तो ये पहला है कन्वर्जन। कन्वर्जन के केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है उस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कन्वर्ट कर दो, बस काम खत्म। बस इतना ही है, पहला है कन्वर्जन। आई होप ये समझ में आ गया आपको, ये कन्वर्जन का रूल था। अब हम समझेंगे दूसरा ऑपवर्जन। ऑपवर्जन के केस में क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी चेंज की जाती है और यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट भी बनाया जाएगा प्रेडिकेट का, बस इतना सा करना है और आपका ऑपवर्जन हो जाएगा। तो मैं आपको रूल समझा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको कन्वर्जन समझाऊंगा। तो गाइस देखिए, इसके अंदर दो रूल चलेंगे, रूल 1 और रूल 2। जबकि पहले वाले कन्वर्जन में सिर्फ एक ही रूल था, यहाँ पे दो रूल चलेंगे। रूल 1 कहता है कि क्वालिटी चेंज कर दो। क्वालिटी का मतलब होता है कि नेगेटिव बना दो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, ये हमारा क्वालिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ऑल होगा तो उसको हम नो में कन्वर्ट कर देंगे, और नो होगा तो उसको हम ऑल में कन्वर्ट कर देंगे। सम होगा तो हम सम नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, सम लिखा होगा, और सम नॉट होगा तो उसको हम सम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो। और जो रूल 2 है वो कहता है कि प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा दो, बस इतना ही है रूल 2। रूल 2 में ये बोला गया कि प्रेडिकेट के आगे बस नॉन लगाना है। मतलब इस वाले केस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छेड़ना नहीं है, जो जहां रखा है उसको वही रखा रहने दो, इसको इंटरचेंज नहीं करना है हमें, जैसे हमने पहले में इंटरचेंज किया था। बस इसमें हमें क्वालिटी चेंज करनी है, ऑल को नो में ले जाना है, नो को ऑल में ले जाना है, और यहाँ पर नॉन लगा देना है हमें प्रेडिकेट के आगे, यानी कि जो पी है वो प्रेडिकेट है तो इसके आगे बस हमें नॉन लगा देना है, बस इतना सा काम करना है। तो चलो मैं सभी स्टेटमेंट्स को आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल को नो के साथ, नो को ऑल के साथ। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑल एस इज पी, ये लिखा हुआ है ऑल एस इज पी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑल को नो के साथ कन्वर्ट करना है, तो ऑल जो हो गया वो नो में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दिया, प्रेडिकेट को प्रेडिकेट की जगह रहने दिया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस ऑल को हमें नो बना देना है, और प्रेडिकेट के आगे, प्रेडिकेट यहाँ पर पी है, इसके आगे हमें नॉन लगा देना है, बस इतना से करना है। यानी कि सभी प्रेडिकेट के आगे कोई भी स्टेटमेंट हो, ए हो, ई हो, आई हो, ओ, किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो, सभी तरह की स्टेटमेंट के आगे बस हमें प्रेडिकेट के आगे बस नॉन लगा देना है। तो आप देखेंगे कि इस वाले स्टेटमेंट में भी हमने नॉन लगा दिया है, इस वाले स्टेट में भी यहाँ पे नॉन लगा दिया हमने, इस वाले स्टेट में भी नॉट लगा हुआ है, फिर भी हमने नॉन लगाया है, ये लगा दो, है ना? तो सभी जगह नॉन जो है वो लग जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें यहाँ पे दो रूल बोले गए थे कि हमें ऑल को नो बनाना, नो को ऑल बनाना। तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो उसको क्या बना देंगे, हम ऑल बना देंगे, और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। एस और पी अपनी जगह पे रहेंगे, एस और पी अपनी जगह पर है,
और रूल नंबर 2 कहता था कि हमें प्रेडिकेट के आगे नॉन लगा देना है, तो हमने नॉन लगा दिया है, बस ये भी चेंज हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सम को क्या करेंगे हम, सम को हम बना देंगे सम नॉट। तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट, सम नॉट बनाने का जो तरीका है स्टेटमेंट में, उसको समझना है आपको। डायरेक्ट सम नॉट नहीं लिख देना, आपको नॉट लिखना है, लेकिन बाद में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम एस इज पी, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट करेंगे सम से ही। सम, क्योंकि सम को हमें सम नॉट बनाना है ना, तो सम तो फिर भी आएगा ही आएगा, तो सम से स्टार्ट करेंगे। सम एस इज नॉट, याद रखो यहाँ पे नॉट लगाना है, ये नहीं कि पहले लगा दो सम नॉट, यहीं पे लिख दो सम नॉट एस, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कन्वर्जन नहीं होता है, मतलब ऑबवर्जन नहीं होता है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना गाइज, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सम को हमें सम नॉट में कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो सम नॉट हमें लिखना है उसको हमें दो टुकड़ों में लिखना है। पहले सम, और नॉट लिखना है हमें सब्जेक्ट के बाद, यानी कि एस के बाद हमें नॉट लिखना है। ये नहीं करना कि सम को सम नॉट बनाना है तो यहीं पे लिख दिया, पूरी लाइन यहीं पे लिख दी कि सम नॉट, ऐसे लिख दिया, और फिर लिख रहे हो यहाँ पर एस इज नॉट नॉन पी, ऐसे नहीं करना, आपको नॉट लिखना है बाद में। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट में नॉट आना चाहिए, तो स्टेटमेंट में नॉट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। बाकी वो दूसरा जो रूल कहता था कि प्रेडिकेट के आगे नॉन लगाना है, तो वो हमने लगा दिया नॉन। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है सम एस इज नॉट पी, तो सम, ये देखो सम नॉट का केस है ये, तो हमें सम नॉट के केस को क्या करना है, हमें सम में बना देना है ना। तो ये जो है नॉट हट जाएगा यहाँ से, तो सम बन जाएगा, सम वाला केस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम एस इज नॉन पी। नॉन पी क्यों लगाया, क्योंकि प्रेडिकेट के आगे हमें नॉन लगाना है, बस इतना सा है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है हमारी ऑफ वर्जन में कन्वर्ट हो गई। क्लियर हो गया। ऑफ वर्जन भी बहुत ईजी है, बस ये रूल याद रखिए कि क्वालिटी चेंज करनी है और नॉन लगाना है प्रेडिकेट के आगे, बस ये दो काम कर दोगे ऑफ वर्जन हो गया। अब थर्ड है हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। गाइस समझ लो ध्यान से, बस ये तीन ही है, ये तीन समझ लोगे आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बता रहा हूं बार बार कि ये वीडियो मैंने बहुत इजी बनाने की कोशिश करी है। इस टॉपिक को अगर आप कहीं और पढ़ोगे, कहीं और देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा। मैंने देखा, चेक किया कि बाकी जो है कंटेंट किस तरीके से बना रहे हैं लोग, तो वहां पे तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो बस अगर आप इन तीन चीजों को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से होने लग जाएगा। और मैं आपको पीवाईक्यू से भी करके दिखाऊंगा, आप लोग खुद उसका आंसर करेंगे, इतना ईजी लगेगा आपको। थर्ड है आपका कॉन्ट्रापोजिशन। तो देखिए कॉन्ट्रापोजिशन जो होता है इज द इन्फरेंस इन विच द सब्जेक्ट इज इंटरचेंज विद द कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो इंटरचेंज किया जाएगा प्रेडिकेट के साथ, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी करना है हमें, दोनों को, सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट को भी। तो चलो मैं ये जो मैंने पूरी कहानी लिखी हुई है इसको इसको हम रूल के थ्रू समझते हैं। मतलब जो पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर दो लाइन में, इसको हम, ये रूल ही लिखा हुआ है, मतलब यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना दो लाइन में, ये रूल ही है। तो मैं आपको डायरेक्ट रूल समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1 कहता है कॉन्ट्रापोजिशन में कि भाई इंटरचेंज करना है हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ। याद है आपको पहला केस, कन्वर्जन वाले केस में ये तो था, एक ही रूल था उसका कि हमें कन्वर्जन करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ हमें इंटरचेंज करना है। बट कॉन्ट्रापोजिशन में एक रूल और बढ़ जाता है, अगर एक रूल हमने और लगा दिया तो वो कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। अगर ये रूल खत्म कर देंगे, केवल रूल 1 रहेगा, तो फिर तो वो पहला वाला केस बन गया कन्वर्जन वाला, है ना। तो रूल नंबर जो 2 है वो ये कहता है कि हमें पुट करना है नॉन, दोनों के आगे, सब्जेक्ट के आगे भी और प्रेडिकेट के आगे भी, दोनों के आगे हमें नॉन नॉन पुट कर देना है। बस इतना सा काम करना है, यानी हमें कॉम्प्लीमेंट करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को, दोनों के आगे हमें नॉन पुट कर देना है। बस इतना सा काम कर दोगे, दोनों रूल अगर फॉलो हो जाएंगे तो वो जो है आपका केस बन जाएगा आपका कॉन्ट्रापोजिशन का। चलिए गाइज मैं आपको एक बार इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कॉन्ट्रापोजिशन में। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पी को जगह एस ले आएंगे, एस की जगह पी ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नॉन पुट करना है हमें दोनों के आगे, सब्जेक्ट के आगे, प्रेडिकेट के आगे भी। तो और हमें क्वालिटी चेंज नहीं करनी है, यहाँ पर क्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी, कि जो ऑल है वो ऑल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। यानी जो पी है वो एस की जगह आ जाएगा, एस की जगह पी आ जाएगा। तो जो पीछे लिखा हुआ था, पी पी लिखा हुआ है पीछे, तो हम इसको आगे लेके आ गए, और एस आगे लिखा हुआ था उसको पीछे लेके चले गए। और दोनों के आगे में नॉन लगा देना है, यहाँ भी नॉन लगाना है, यहाँ भी नॉन लगा देना है। ये बोला गया था ना, नॉन लगाना है आपको दोनों के आगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आगे, बस कन्वर्ट हो गया। इतना से काम करना है आपको। चलो सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि नो एस इज पी। तो जैसे कि मैंने बताया कि बस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज कर दो, यानी कि पी को पहले लेके आ जाओ और एस को पीछे लेके चले जाओ। हमने ये काम कर दिया, और दोनों के आगे नॉन लगा दो बस। तो नो का नो अपनी जगह पे रहेगा, बस हमने नॉन लगा दिया, पी के आगे नॉन लगा दो और एस के आगे नॉन लगा दो, कन्वर्ट हो गई। सम एस इज पी, इस केस में क्या होगा, पी की जगह एस चला जाएगा, एस की जगह पी चला जाएगा, और यहाँ पर जो सम है वो भी अपनी जगह पे रहेगा, बस दोनों के आगे हमने नॉन लगा दिया है, दोनों के आगे सब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट, दोनों के आगे हमने नॉन लगा दिया। लास्ट स्टेटमेंट है एस की जगह पी चला जाएगा, पी की जगह एस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आगे पी आ जाएगा, पीछे एस चला जाएगा स्टेटमेंट में, और सम भी अपनी जगह पर रहेगा, बस दोनों के आगे नॉन लगा दिया हमने। नॉट भी अपनी जगह पर लगा हुआ है, बस नॉन लगा दिया। याद रखिए नॉन हमें पुट करना ही पड़ेगा। तो बस दो ही काम करने हैं यहाँ पर,
क्या काम करना है कि एस को पी के साथ हमें कन्वर्ट करना है आपस में और दोनों नॉन लगा देने हैं। एस को पी के साथ हमें आगे पीछे कर देना है और हमें दोनों जगह नॉन लगा देने, बस इतना से करना है। इतना कर दोगे तो कॉन्ट्रापोजिशन ये स्टेटमेंट बन चुकी है। ठीक है, ये तीन कैसे, तीनों के समझ में आ गए। अब मैं आपको रूल समझा देता हूं। अगर आपको मतलब जो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मैं ये समझा देता हूँ। इसके बाद हम पी वाई क्यूज करेंगे। तो जो हमने ऊपर कन्वर्जन सीखा वो सिर्फ कन्वर्जन है, तीन तीन तरीके के केस होते हैं, तीनों के कन्वर्जन हमने सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होती हैं, फिर हम उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइस देखो, इसको समझ लो ध्यान से, क्योंकि ये समझ लोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आपका। तो चार तरह की स्टेटमेंट होती है, ए ई आई ओ। अब आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा ना एग्जाम में, जो क्वेश्चन गिवन होगा, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो कौन सी वाली है, ए वाली स्टेटमेंट है या ई वाली स्टेटमेंट है, आई वाली है फिर ओ वाली है। तो ये तो इतना इतना तो कर ही लोगे ना भाई। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो ये है, नो वाली स्टेटमेंट है तो ये है, सम वाली है तो ये है और सम नॉट वाली है तो ये है। इतना तो हमने पढ़ रखा है ना स्क्वायर पोजीशन में। चलो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और बता दूंगा दोबारा से। तो यहाँ पर ए ई आई ओ चार तरह की स्टेटमेंट्स हैं। अब ये जो ए स्टेटमेंट है उसमें उसका जो है कन्वर्जन इक्विवेलेंट नहीं होता है, मतलब कन्वर्जन वाली स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होती है। ए वाली स्टेटमेंट के लिए सिर्फ ऑब्वर्जन वाली स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होती है और कॉन्ट्रापोजिशन वाली स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होती है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में आपको ई वाली स्टेटमेंट गिवन है और आपसे बोला गया कि बताओ कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी इक्विवेलेंट होंगी, तो उस केस में हम इस स्टेटमेंट यानी कि ई जो गिवन होगी, हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसका हम कन्वर्जन निकालेंगे क्योंकि वो इक्विवेलेंट होती है, और हम निकालेंगे ऑब्वर्जन, वो इक्विवेलेंट होती है। तो वो निकालेंगे, और कॉन्ट्रापोजिशन हम निकालेंगे ही नहीं क्योंकि वो इक्विवेलेंट होती ही नहीं है। ऐसे ही जो आई है, आई वाली स्टेटमेंट की केवल कन्वर्जन इक्विवेलेंट होती है और ऑब्वर्जन इक्विवेलेंट होती है, कॉन्ट्रापोजिशन इक्विवेलेंट नहीं होती है। और ओ वाली अगर स्टेटमेंट गिवन है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, तो उस केस में हम कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्विवेलेंट नहीं होती है, केवल ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन ही इक्विवेलेंट होती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो चलो समझ में आ गया जो आपने बोला, कि ये टेबल याद कैसे रहेगी हमें, एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट है कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। तो कैसे देखो, ऑपवर्जन सभी केस में फॉलो होता है, मतलब सभी तरह की। देखो आप देखेंगे ध्यान से, तो जो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो, सभी स्टेटमेंट्स का ऑपवर्जन जो है वो इक्विवेलेंट होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चारों स्टेटमेंट जो है वो अगर ऑपवर्जन का केस पूछा गया तो वो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। कन्वर्जन के केस में सिर्फ ई और आई, जो यानी कि जो दो बीच वाली स्टेटमेंट होती हैं, ई और आई जो बीच वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली ही इक्विवेलेंट होती हैं कन्वर्जन वाले के केस में, बाकी दोनों नॉन इक्विवेलेंट होती हैं। और इसी का अपोजिट ले लो यहाँ पर, जो यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। याद देखो, याद रखो, ये नॉन इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये जो इक्विवेलेंट है दोनों, यहाँ पर दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। समझ रहे हो? तो मतलब जो कन्वर्जन है वो कॉन्ट्रापोजिशन के अपोजिट मान के चल सकते हो आप, कि जो यहाँ पर इक्विवेलेंट है नहीं है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट है, और ये जो दो यहाँ पर इक्विवेलेंट होंगी स्टेटमेंट यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं होंगी, और जो यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं है वो यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये है, बस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये भाई चारों में फॉलो करेगा, कोई भी स्टेटमेंट हो चारों ही इसके जो है इक्विवेलेंट होती हैं। तो बस इतना सा याद रखना है। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा था और क्यों जरूरी है सब कुछ समझना। तो चलिए गाइस, मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूँ डायरेक्टली। अब आप ये देखो गाइस, मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से समझिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं फटाफट से। स्टेटमेंट है, व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑल एथिस्ट आर पेसिमिस्ट। ये स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट के जो है वो इक्विवेलेंट होगी। सभी नास्तिक निराशावादी हैं, कथन का समतुल्य बताना है। चार स्टेटमेंट्स गिवन है। तो गाइस देखो, सबसे पहला जो स्टेप होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो किस तरह की स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है या ओ है, कौन सी स्टेटमेंट है बताओ। सिंपल सा है, ए है, क्योंकि जो ऑल वाला केस है वो ए वाला ही होता है। अब क्योंकि ये ए वाला केस है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ए वाली स्टेटमेंट है, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि जो ए है उस केस में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट होती है। तो ऑपवर्जन जो है वो इक्विवेलेंट होता है और कॉन्ट्रापोजिशन वो इक्विवेलेंट होता है, कन्वर्जन इसका इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का ऑपवर्जन में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट को, और कॉन्ट्रापोजिशन में कन्वर्ट करना है। बस अब आपको कन्वर्ट करना है ऑपवर्जन में और कॉन्ट्रापोजिशन में। किसको कन्वर्ट करना है, इस स्टेटमेंट को जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो किस में कन्वर्ट करना है, ऑफ वर्जन में और कॉन्ट्रापोजिशन में। तो चलो मैं आपको ऑफ वर्जन वाले पे लेके चलता हूँ। ऑफ वर्जन में क्या रूल बोला गया था कि जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उस केस में, ये ए वाली स्टेटमेंट है ना जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बस यही है, क्वालिटी चेंज करनी है और नॉन पुट कर देना है प्रेडिकेट के आगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ऑल को नो बना देना है और
नॉन पुट कर देंगे हम पी के आगे, बस इतना से ही काम करना है। तो चलो हम स्टेटमेंट में चलते हैं, देखते हैं कि क्या बोला गया है। याद रखना, ऑल को नो में पुट कर देना है हमें, और पी के आगे हमें नॉन लगा देना है, बस इतना सा है। तो चलो क्वेश्चन में लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन बोला गया था ऑल, तो ऑल में क्या करना है हमें, यहाँ नो पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा नो एथिस्ट, नो एथिस्ट आर, यहाँ लगा देना है हमें नॉन, है ना, नॉन पैसिमिस्ट, बस। तो नो एथिस्ट आर नॉन पैसिमिस्ट, तो यहाँ पे बताओ कौन सी स्टेटमेंट है। ऐसे तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जो इसका ऑब्वर्जन है, जो ऑब्वर्जन वाला केस है, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट हमने बना दी जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है ऑप्शन में, लेकिन हमने ये देखा कि भाई जो ऑब्वर्जन है वो तो फॉलो होता ही है, साथ में कॉन्ट्रापोजिशन भी फॉलो होता है। तो ये स्टेटमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम अब कॉन्ट्रापोजिशन चेक कर लेंगे, अगर ये गिवन होगी तो वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रापोजिशन के केस में आपको याद होगा, कॉन्ट्रापोजिशन जस्ट हमने अभी किया है, इस केस में क्या होता है, इस केस में हम इंटरचेंज कर देते हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, और नॉन पुट कर देंगे दोनों के आगे, सब्जेक्ट के आगे भी प्रेडिकेट के आगे भी। तो ये वाला स्टेटमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, ऑल एस पी। तो क्या करेंगे, पी को एस की जगह ले आएंगे, एस को पी की जगह ले आएंगे, ये हुआ है, पी को आगे लिया, एस को पीछे ले गया, और दोनों के आगे हमने नॉन पुट कर दिया है, बस इतना से काम करना है। और फिर देखेंगे कि क्या वो स्टेटमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, मतलब ऑप्शन में गिवन है। तो क्या क्या करेंगे, याद है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ चेंज करेंगे। तो पैसिमिस्ट आगे आ गया, पैसिमिस्ट, और एथिस्ट चला गया पीछे, ठीक है, एथिस्ट पीछे चला गया, एथिस्ट यहाँ पे आ गया। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, यानी कि आगे ऑल लिखा हुआ है तो ऑल रहेगा, और आर, आर रहेगा अपनी जगह पर। यहाँ पे नॉन पुट कर देंगे, और यहाँ पर ऑल के बाद भी नॉन पुट कर देंगे, याद है, दोनों दोनों के आगे में नॉन पुट करना होता है। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी ऑल नॉन पैसिमिस्ट आर नॉन एथिस्ट। तो देखो गाइस, ये क्या क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में गिवन है कहीं पर, देखो ऑल नॉन पैसिमिस्ट करके गिवन है, ऑल नॉन पैसिमिस्ट आर नॉन एथिस्ट, आर नॉन एथिस्ट। यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो हमारी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान लगा के करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दो चार क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ऑब्वर्स। ऑब्वर्स का केस आपको खुद बोल दिया इन्होंने, एग्जैक्ट क्वेश्चन में बोल दिया है, एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द प्रोपोजिशन नो सी आर रफ। आप सिर्फ आपको ऑब्वर्स ही चेक करना है, बाकी कुछ भी चेक नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ऑब्वर्स ही आप चेक करिए बस। तो अब देखो स्टेटमेंट गिवन है नो सी आर रफ, नो सी आर रफ। पहला स्टेप क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है, ओ है, किस तरह की स्टेटमेंट है ये। तो नो सी आर रफ, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ई वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट ई में आती है। अब जो ई वाली स्टेटमेंट है, मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जो मैंने आपको रूल बताए थे अभी, जो ई वाली स्टेटमेंट है, ई वाली, वो जो होता है इसका कन्वर्जन इक्विवेलेंट होता है, और ऑपवर्जन इक्विवेलेंट होता है, इसका कंट्रापोजिशन इक्विवेलेंट नहीं होता है। आप क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है कि सिर्फ ऑपवर्जन चेक करना है आपको, ऐसा साफ साफ बोला हुआ है कि उसको ऑपवर्जन में कन्वर्ट करिए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ था, देखो ये रहा, फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ऑब्वर्स एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट, है ना, वो बोला हुआ निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति प्रतिज्ञप्ति अग्रलिखित प्रतिज्ञप्ति की प्रतिवर्त है, और अरे बड़ा खतरनाक हिंदी यार, तार्किक रूप से उसके समतुल्य। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। तो गाइस देखिए, अच्छा मैं बता दूं कि गाइस जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि हिंदी में ना थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा और टफ हो जाती है, और उसका कन्वर्जन में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं तो आप इस टॉपिक को इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सिर्फ आंसर सही सही टिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन टिक करना है बस, तो कोई लिख के तो एक्सप्लेन करना नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलिए गाइस, ऑब्वर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग। तो ऑब्वर्स में कन्वर्ट करने का क्या रूल था, चलो मैं आपको रूल पे लेके चलता हूँ। इसका अब निकाला मैं ऑब्वर्स, नो वाला केस है, ऑब्वर्स वाले पे चलेंगे, ये रहा ऑब्वर्स, ऑब्वर्जन है, ठीक है, ऑब्वर्स निकाला है हमें, नो वाला केस है। नो वाला केस कहाँ पे होता है, नो वाला केस, नो एस एस पी, ये केस गिवन आपको, ई वाला स्टेटमेंट है। अब हमें क्या करना है, क्वालिटी चेंज करनी होती है, यानी कि ऑल को नो में, नो को ऑल में कन्वर्ट करना होता है, और नॉन पुट करना है सिर्फ प्रेडिकेट के आगे, बस इतना सा, यानी कि नो जो आपको स्टार्टिंग में गिवन है उसको हमें ऑल में कन्वर्ट कर देना है, और पी के आगे बस हमें नॉन पुट कर देना है, बस इतना से काम करना है। तो चलिए गाइस, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करना है। तो ये ऑब्वर्स कन्वर्ट करना था इसको, तो जैसे कि मैंने बताया कि नो को क्या करना है, ऑल में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि ऑल हो जाएगा नो सी आर, प्रेडिकेट के आगे बस नॉन पुट कर देना है हमें, तो ये हो जाएगा नॉन, ये हो जाएगा रफ, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो हो जाएगा ऑल सी आर नॉन रफ, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, वही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ ऐसे वाला जिसमें काफी सारे जो स्टेटमेंट है उस तरीके से चूज करना होगा कि बताओ इसमें से कौन सी जो है वो फॉलो कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके इक्विवेलेंट होंगी। आपको चूज करना पड़ेगा कि एबीडी है या केवल एडी है, बी सी है, फिर सी एन डी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको आराम से, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टेटमेंट जो गिवन है वो किस तरह की स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है या ओ है। तो वैसे देखो सम वाला केस है, ये सम नॉट वाला केस नहीं है, केवल सम वाला केस है। तो सम वाला केस जो है आई वाला होता है। भाई इतना तो मैं आप एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितना तो आपको पता ही होगा। गिवन है ना सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट, बस इतना ही है ना, सम वाला केस है, याद करो। सम वाला केस क्या होता है, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन याद है। सम वाला केस क्या होता है, सम एस आर पी, ये आई वाली स्टेटमेंट होती है। और अगर सम में नॉट लग गया तो फिर ओ वाली हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको आई वाली गिवन है। अब आई वाले केस में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉलो होती है। तो आई वाले केस में हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होती है। आई वाले केस में कन्वर्जन फॉलो होता है, ऑफवर्जन फॉलो होता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिशन फॉलो नहीं होता है। तो जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी आई वाली जो स्टेटमेंट गिवन है, इसका हमें सिर्फ कन्वर्जन करना है और ऑफवर्जन वाला में इन दोनों में कन्वर्ट करना है। और फिर हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे गिवन है, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कन्वर्जन और ऑपवर्जन दो काम करने हैं। तो चलो गाइस चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ। ऑप कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन क्या था, सबसे आसान कन्वर्जन होता है, कुछ नहीं करना, इसको आगे ले आओ और इसको पीछे ले जाओ। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट कर दो, बस यही है, यही होता है कन्वर्जन। तो सम अपनी जगह रहेगा, स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो आगे आ जाएगा, आर प्रोफेसर्स, बस ये कन्वर्जन हो गया। अब देखो ये कहाँ पे गिवन है, गिवन है कि बस सम स्पिरिचुअलिस्ट आर प्रोफेसर, ये स्टेटमेंट है। यानी ऑप्शन नंबर ए तो फॉलो करेगा ही करेगा। अब देखो ए इसमें है, ए इसमें है, इन दोनों में ए नहीं है, यानी कि ये तो फॉलो नहीं करेंगे। इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए आपके क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन का। तो अब हमें करना पड़ेगा क्या, अब हमें करना पड़ेगा इसका कन्वर्जन के लिए हमने, अब इसका हमें करना है ऑपवर्जन। ठीक है, ऑपवर्जन करना है। ऑपवर्जन के केस में क्या होता है, मैं आपको लेके चलता हूँ, ऑपवर्जन के केस समझाता हूँ। ऑपवर्जन, 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 ये रहा ऑपवर्जन का केस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो काम करना है क्वालिटी चेंज करनी है, यानी कि ऑल को नो, और सम है तो सम नॉट, सम नॉट है तो सम कर देना है, और नॉन पुट कर देना है हमें प्रेडिकेट के आगे। और आई वाली स्टेटमेंट गिवन है, यानी कि हमें ये वाली स्टेटमेंट गिवन है सम वाली। तो इसमें क्या होगा, सम अपनी जगह रहेगा, एस भी अपनी जगह रहेगा, बस हमें नॉट लगा देना है। क्या क्या कर लगा देना है, नॉट लगा देना है, और आगे नॉन लगा देना है। तो जो नॉट है, यानी कि जो सम वाला केस है वो हो जाएगा सम नॉट वाला केस बन जाएगा। और प्रेडिकेट के आगे हमें नॉन लगाना होता है तो वो हमने नॉन लगा देंगे। तो बस इतना से काम करना है, यानी कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपको बस नॉट नॉन ये दो वर्ड लिख देने हैं, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा लिखा रहने दो, सब कुछ वैसा का वैसा लिखा रहने दो, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं, स्टेटमेंट ये रही हमारी। स्टेटमेंट है सम प्रोफेसर्स आर स्पिरिचुअलिस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि सम जो केस है वो सम नॉट में कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पर कहाँ पे कन्वर्ट होगा, सम नॉट यहाँ पे लगेगा, मतलब प्रोफेसर्स के आगे यहाँ पे लगेगा नॉट, ठीक है। और आर नॉन, नॉन स्पिरिचुअलिस्ट, बस इतना सा काम करना है, यानी नॉट नॉन लगाना था हमें। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, सम प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन स्पिरिचुअलिस्ट, नॉट नॉन लग गया, यानी कि ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ए एंड डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बिलीव मी, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, आप क्वेश्चन आराम से बना के आओगे एग्जाम में, कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत टफ लग रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस क्लास को कम से कम 3 बार देखना है। 3 बार देखोगे तब आपको क्लास थोड़ा सा इजी लगेगी। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस टॉपिक को तो आई एम श्योर आपको टॉपिक टफ लगेगा, आपको लगेगा बहुत टफ है, नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं कर पाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। जब भी हम किसी टॉपिक को पहली बार करते हैं हमें टफ ही लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3-4 बार देखोगे क्लास को तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो कैट्स आर नॉन फेलाइन। आप इस स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की स्टेटमेंट है, ए है, ई है, आई है, ओ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, ये स्टेटमेंट चारों में से कोई भी नहीं है। याद करो, ए तो है ही नहीं क्योंकि ए के केस में ऑल होता है, तो ऑल तो लगा ही नहीं, वो तो है ही नहीं। ई के केस में तो नो होता है,
ठीक है, नो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नॉन लगा हुआ है, जबकि ई के केस में नॉन नॉन नहीं होता है। याद करो ई के केस क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ई वाला केस क्या होता है। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, ई वाला केस क्या होता है, नो एस इज पी। ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, ये तो है नहीं, नो एस इज नॉन पी। वहां तो ऐसे लिखा हुआ है, नॉन लगा हुआ है, इसका मतलब वो ये वाली स्टेटमेंट भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टेटमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, पहले से ही कन्वर्टेड है वो। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का गिवन हो ना, नॉन लगा हो उसमें, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट पहले से कन्वर्टेड है, ऑपवर्जन में, कन्वर्जन में, या फिर कॉन्ट्रापोजिशन में। आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आएंगे और आपका वही आंसर होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला ही आंसर बन जाएगा आपका। मतलब यहाँ पर उल्टा है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्जन गिवन है, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के आ रहा है। अभी तक ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर क्या हो रहा था अभी तक, ऊपर अभी तक ये हो रहा था इन क्वेश्चनों में, याद करो इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन होती थी, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता था। अब क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी कन्वर्जन गिवन है, अब आपको स्टैंडर्ड की तरफ जाना है। तो ये कैसे जाएंगे हम, उल्टा कैसे जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है ध्यान लगा करके, बहुत ध्यान लगाना है आपको इस क्वेश्चन में। ध्यान लगाइए, नो कैट्स आर नॉन फिलाइन। नॉन एक जगह पर गिवन है, सिर्फ एक जगह पर, ये सिर्फ ऑबवर्जन के केस में ही होता है। याद करो, ऑबवर्जन के केस में ही सिर्फ एक जगह पर नॉन गिवन होता है। अगर कॉन्ट्रापोजिशन की स्टेटमेंट होती तो फिर दो जगह नॉन गिवन होता है, यहाँ भी नॉन होता है और यहाँ पर भी नॉन होता है। याद करो, कॉन्ट्रापोजिशन में दो जगह नॉन लगाना पड़ता है हमें, सब्जेक्ट के आगे भी, प्रेडिकेट के आगे भी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जगह नॉन लगा हुआ है। और जो पहला वाला केस होता है कन्वर्जन का, उसमें तो नॉन आता ही नहीं है, उसमें केवल सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कन्वर्ट करना होता है। तो पहला वाला तो केस है ही नहीं। तो ये जो केस है आपका ऑबवर्जन वाला केस है। कौन सा केस है, ऑबवर्जन वाला केस है। और ऑबवर्जन के दो ही रूल होते हैं, एक होता है कि आपको क्वालिटी चेंज करनी है, यानी कि नो को ऑल बना देना होता है, ये हो गया, और दूसरा क्या होता है, नॉन लगा देना होता है। बस ये दो ही रूल होते हैं उसके ऑबवर्जन के केस में। तो अब ऑलरेडी आपको ये स्टेटमेंट गिवन है कन्वर्ट करके, अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड की तरफ। तो जो नो गिवन है उसको हम ऑल के साथ कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जो नो है उसको हम लिख देंगे ऑल। ठीक है, कैट्स अपनी जगह पे रहेंगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हम। आर, आर भी अपनी जगह पे रहेगा, और जो नॉन है वो हट जाएगा, क्योंकि अगर हमने कन्वर्ट किया होगा तभी तो नॉन लगाया होगा। तो हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे तो नॉन हटा देंगे, ये हो जाएगा फिलाइन, फिलाइन, बस। ऑल कैट्स आर फिलाइन, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गई। तो देखिए कहाँ पे लिखी लिखी हुई है, ऑल कैट्स आर फिलाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया है, कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड काउंट्रापोजिशन के तीनों केस रूल समझ में आ चुके हैं। अब आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। बस आपको एक काम ये करना है कि आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना पीवाईक्यूज के, क्योंकि पीवाईक्यूज तो सभी के पास होंगे। मैंने पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल भी करवा रखे हैं हमारे कोर्सेज में, मतलब अलग से पीवाईक्यूज की फोल्डर बना हुआ है, तो पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेना। अब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उन क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं आपको अगेन सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप तभी करने बैठना जब इस क्लास को कम से कम 2-3 बार देख लेना। क्लास नहीं देखोगे तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको लगेगा बहुत टफ है, जबकि टफ नहीं है। 2-3 बार देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस क्लास के अंदर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि याद रखनी, तो ये रूल याद रखना है, टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। और वजन में चारों फॉलो होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, और कन्वर्जन में दो इक्विवेलेंट नहीं होते, दो होते हैं, और इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर। ये टेबल याद रखनी है। और बाकी जो मैंने आपको बताया काउंटरपोजिशन और वजन कन्वर्जन, इनके जो कन्वर्जन जो रूल हैं इनको याद कर लीजिए। बस कितना सा काम कर लोगे तो आपको आराम से इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे, आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अब गाइस देखिए, जिस तरीके से मैं आज की इस क्लास में आपको पढ़ा रहा था, इसी तरीके से आप कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ाया हुआ है पेपर 1 में, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस में। तो आप इन सभी कोर्सेज में इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस देखो, 6 मंथ या 12 मंथ वाला कोर्स आप जरूर कंसिडर करिए, बिकॉज इसमें क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आराम से कंप्लीट सिलेबस फिनिश होता है, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाते हो, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो आप चाहें तो अभी शॉर्ट टर्म कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी दिसंबर एग्जाम आने वाला है। और अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म कोर्स इनरोल करके 6 मंथ वाला, जिसमें आपका दिसंबर एग्जाम भी कवर हो जाएगा प्लस जून एग्जाम भी कवर हो जाएगा, तो इसमें आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट कंटेंट जो है एग्जाम टारगेटेड रहता है, टू द पॉइंट रहता है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके। करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है।
सो गाइस देखिए, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।